साल 1973 में मशहूर फिल्म अभिनेता राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बॉबी। फिल्म में अभिनेता का रोल अदा किया था राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर ने और अभिनेत्री का किरदार अदा किया था डिम्पल कपाड़िया ने। शहरों की तरफ कूच करती युवाओं की आबादी पर इस फिल्म ने ऐसा असर डाला कि बहुत सारी लड़कियों ने अपना नाम ही बॉबी रख लिया। कुछ को उनके चाहने वाले उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए बॉबी कहकर बुलाने लगे और कुछ लड़कियों ने अपनी इच्छा से ये नाम चुन लिया। उन्हीं में से एक थी बिहार की श्वेता निशा त्रिवेदी, जिसने अपना नाम बॉबी रख लिया, लेकिन जिसकी खूबसूरती बिहार के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों तक को दीवाना बना रही थी, जिसका सौंदर्य बड़े बड़े ठेकेदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि बॉबी की मौत बिहार का सबसे बड़ा रहस्य बन गई, जो सुलझ ही नहीं पाई। 41 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में आज चर्चा क्यों हो रही है? आखिर बॉबी की हत्या क्यों की गई? बॉबी की हत्या को आत्महत्या घोषित करने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार को गिराने की धमकियां कौन दे रहा था? तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एंगल्स। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि आप इसी तरह की अपराध जगत से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बॉबी हत्याकांड की एक एक कड़ी को जोड़ने का सिलसिला। साल था 1978 का, जब बिहार विधानसभा के सचिवालय में सिर्फ एक लड़की को सरकारी नौकरी पर रखने के लिए विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड बनाया गया। एक्सचेंज बोर्ड बनाने के पीछे मकसद यही था कि किसी तरह से बॉबी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। बॉबी को पटना सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिलने के बाद उस बोर्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सचिवालय में बॉबी भले ही एक मामूली टाइपिस्ट की नौकरी कर रही हो, लेकिन उसके ताल्लुकात और पहुंच बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों तक थे। बॉबी के सियासी रसूख का अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं कि बिहार के एक से बढ़कर एक ठेकेदार बॉबी के संपर्क में हुआ करते थे, जिससे कि उन्हें सरकार से ठेके मिलते रहे। पटना की बेहद सुंदर सी लड़की जब सचिवालय में बैठती थी तो उससे मिलने वाले बड़े बड़े मंत्री और विधायक तक आया करते थे। बॉबी के पास महंगे महंगे उपहारों का ढेर लगा रहता था। उसकी खूबसूरती और सौंदर्य की सराहना किए बिना कोई रह ही नहीं सकता था और उसने अपने व्यक्तित्व के दम पर ही सियासत में कई रसूखदार मंत्रियों और विधायकों तक पहुंच बना ली थी। लेकिन अचानक से बॉबी की जिंदगी में ऐसा दिन भी आया जब बिहार की बॉबी के नाम से मशहूर श्वेता निशा त्रिवेदी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। 8 मई की सुबह जब बिहार में लोग सोकर उठे थे तो एक अखबार जिसका की नाम आज हुआ करता था, उसमें एक खबर ने सबकी नींद उड़ा दी। वो खबर थी बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत से जुड़ी हुई, जिसका नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी। ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। अखबार ने भी इस मौत को रहस्यमयी बताया था, क्योंकि बॉबी की मौत के कुछ ही घंटों बाद कब्र खोदकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जिसने इस बात को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। उन दिनों गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर किशोर कुणाल पटना के एसपी हुआ करते थे और जब उन्होंने अखबार में इस तरह की खबर देखी तो तुरंत सचिवालय थाने को खुद ही निर्देश देकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी। जिस बॉबी की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए थे, अब उसकी एफआईआर दर्ज होने से पटना में सियासी हलचल काफी तेज हो गई। अब मैं श्वेता निशा त्रिवेदी को बॉबी नाम से ही संबोधित करूंगा,
क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी बॉबी के नाम से ही बिहार में और देश भर में चर्चित हुई थी। पटना में सुरेंद्र किशोर और परशुराम शर्मा नाम के दो पत्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने बॉबी हत्याकांड को प्रमुखता से कवर किया था। सबसे पहले इन्हीं दो पत्रकारों ने बॉबी की मौत को रहस्य बताया था। दोनों पत्रकारों ने एसपी किशोर कुणाल को मौत से जुड़ी हुई कई रहस्यमयी बातें भी बताई थी। किशोर कुणाल ने बॉबी हत्याकांड की जांच में तेजी दिखाई और सबसे पहले बॉबी की मां राजेश्वरी दास से उनके सरकारी बंगले पर पूछताछ की गई। राजेश्वरी ने पुलिस को पूछताछ में कुछ खास तो नहीं बताया। बॉबी की मां राजेश्वरी ने शुरुआती पूछताछ में बस इतना ही बताया कि 7 मई को सुबह बॉबी घर से निकली थी और जब वापस आई तो उसे पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। बॉबी की मां राजेश्वरी ने शुरुआती पूछताछ में बस इतना ही बताया कि 7 मई को सुबह बॉबी घर से निकली थी और जब वापस आई तो उसे पेट दर्द की शिकायत थी। बॉबी को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तब किशोर कुणाल को लगा कि शायद बॉबी की मौत के गम में राजेश्वरी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसी बीच पटना के जिस अस्पताल में बॉबी की मौत हुई थी, वहां से पुलिस को 2 रिपोर्ट मिलती हैं, जिसमें एक रिपोर्ट कह रही थी कि बॉबी की मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट बॉबी की मौत का कारण हार्ट अटैक बता रही थी। इतना ही नहीं, बॉबी की मौत का समय भी दोनों रिपोर्ट में अलग अलग बताया गया था। एक में समय सुबह 4 बजे बताया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में समय सुबह 4:30 बजे का बताया गया। अब पुलिस को शक होता है कि बॉबी की मौत सामान्य मौत तो नहीं है और आईपीएस किशोर कुणाल बॉबी की मौत पर जो रहस्य बना था उससे पर्दा हटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। मौत के 4 दिनों के बाद ही बॉबी की लाश को कब्र से निकाल लिया गया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विसरा की जांच भी करवाई गई, जिसमें मैलाथियन नाम का जहर मिला। मतलब अब पुलिस को पता चल चुका था कि बॉबी की मौत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इस अपराध में कई हाई प्रोफाइल लोग संलिप्त हो सकते हैं। आईपीएस किशोर कुणाल फिर से बॉबी की मां राजेश्वरी दास के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। किशोर कुणाल ने बॉबी की मां से विनम्रता पूर्वक आग्रह भी किया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तब राजेश्वरी देवी भावुक हो गई और उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। राजेश्वरी ने पुलिस से कहा कि 7 मई को बॉबी से मिलने के लिए रघुवर झा आए थे, जो सीनियर कांग्रेस नेता राधानंदन झा के बेटे थे। शाम को बॉबी को पेट दर्द की शिकायत हुई तो रघुवर झा ने एक विनोद कुमार नाम के शख्स को नकली डॉक्टर बनाकर बॉबी के सामने पेश कर दिया। विनोद कुमार ने पुड़िया में कुछ ऐसी दवा निकाली जिसके बाद बॉबी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। बॉबी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। आईपीएस किशोर कुणाल ने राजेश्वरी का बयान उनकी कुर्सी के नीचे टेप रिकॉर्डर रखकर रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बारे में उन्होंने बाद में राजेश्वरी को भी बता दिया था। जिस बंगले में बॉबी रहती थी वहां 2 और लड़के भी काम करते थे, जिनकी भूमिका पटना पुलिस को काफी संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां पर उन्होंने भी वही बात बताई जो राजेश्वरी दास ने बताई थी। अब तक के बयानों और पुलिस की तफ्तीश से ये बात साफ हो रही थी कि बॉबी की मौत साधारण नहीं थी। अब पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठा हो चुके थे और बॉबी हत्याकांड सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ी घटना बन चुकी थी। उस वक्त के छोटे और बड़े सभी अखबारों में बॉबी हत्याकांड की खबरों को प्रमुखता से छापा जा रहा था। उस दौर में टेलीविजन नहीं होने के बावजूद भी बॉबी हत्याकांड पूरे देश में चर्चित हो चुका था। लोगों में बॉबी हत्याकांड से कब पर्दा उठेगा, इस बात को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। और इसी बीच आईपीएस किशोर कुणाल के पास बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का फोन आ जाता है और वो पूछते हैं कि ये बॉबी हत्याकांड क्या है,
किशोर कुणाल उन्हें बताते हैं कि सर और मामलों में मुझे नहीं पता है, लेकिन बॉबी केस में आपका चरित्र साफ सुथरा है। इस केस में आप हाथ मत डालिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने फोन काट दिया। इसी बीच बिहार के कई मंत्री और करीब 4 दर्जन विधायक मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि बॉबी के केस को तत्काल सीबीआई को सौंप दिया जाए, नहीं तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। आखिरकार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को मजबूर होकर बॉबी हत्याकांड से जुड़े केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। आईपीएस किशोर कुणाल, जो बॉबी के हत्यारों के काफी करीब पहुंचने वाले थे, उनके हाथ से केस लेकर अब पूरी फाइल को 25 मई 1983 को ही सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपने तरीके से बॉबी हत्याकांड की जांच शुरू की। सीबीआई ने दिल्ली से एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया गया कि बॉबी की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। बॉबी को प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी से धोखा मिला था, इसलिए वो आहत थी। बॉबी ने सेंसिबल नाम की एक टैबलेट खाकर अपनी जान दे दी थी। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी अपने प्रेमी को एक पत्र भी लिख चुकी थी, जिसको उसकी मां राजेश्वरी ने जला दिया था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सीनियर कांग्रेस नेता राधानंदन झा के बेटे रघुवर झा को निर्दोष साबित कर दिया। बॉबी हत्याकांड को लेकर आईपीएस किशोर कुणाल ने एक किताब भी लिखी है, जो काफी ज्यादा चर्चित हुई। किताब का नाम था दमन तक्षकों का। इस किताब में आईपीएस किशोर कुणाल ने बताया है कि बॉबी हत्याकांड एक ऐसा मर्डर था जिसमें सेक्स, क्राइम और पॉलिटिक्स तीनों शामिल थे। किताब में आईपीएस किशोर कुणाल ने लिखा है कि जब वो बॉबी हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाले थे, तो उसी समय उनके पास कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के फोन आने लगते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगता है कि मानो जैसे सच का पता लगाने में वो खुद कोई गुनाह कर रहे हों। जबकि इस जांच से प्रभावित होकर उस समय के मुख्य सचिव ने उन्हें बधाई भी दी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने जांच को उनसे छीन कर सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि अगर बॉबी हत्याकांड का खुलासा हो जाता तो एक दो नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं के फंसने की संभावना थी। बिहार के कई बड़े नेता और ठेकेदार बेनकाब हो जाते। कई राजनेताओं का उस समय करियर खत्म हो सकता था। आईपीएस किशोर कुणाल ने अपनी किताब में रामचरितमानस की एक चौपाई भी लिखी है, जिसमें लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मतलब धनवान और शक्तिशाली लोग कुछ भी करें उन्हें दोष नहीं लगता है। श्वेता निशा त्रिवेदी को बिहार विधानसभा की उपसभापति राजेश्वरी दास ने गोद लिया था और उनके बंगले में ही बॉबी रहती थी। बॉबी की मौत के बाद आनन फानन में महज 4 घंटे में ही राजेश्वरी दास ने ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। राजेश्वरी दास ने भी शायद बॉबी को इंसाफ दिलाने में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। बॉबी हत्याकांड पर किताब लिखने वाले आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल जी का 29 दिसंबर 2024 को देहांत हो चुका है। इसीलिए एक बार फिर से बॉबी हत्याकांड की चर्चा शुरू हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर बॉबी हत्याकांड की जांच बिहार पुलिस के पास ही रहती तो क्या सभी अपराधी शिकंजे में आ जाते, या फिर ये कहानी सुनकर आप सीबीआई की जांच रिपोर्ट को सही मानते हैं, जिसमें उसने कहा है कि बॉबी ने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने के बाद जहर खा लिया था? आप बॉबी हत्याकांड को लेकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। क्राइम एंगल्स चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, जिससे अगली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आसपास की संदिग्ध गतिविधियों से सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।